तो देखिए लास्ट टाइम हम लोग जहां तक पी ब्लॉक में डिस्कस किए थे, पी ब्लॉक में अभी तक आपको सारा का सारा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो आपको बताया जा रहा है, जिसमें आपको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर का एलिमेंट्स, ग्रुप्स का नाम, नोमेनक्लेचर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, ये सब चीज आपको एक एक करके बताया गया। और चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो छोटा छोटा था आपके सामने रखा गया है लास्ट क्लास तक, जिसमें आप पढ़े थे इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब हम बोलेंगे ना तो दिमाग में उस टॉपिक को याद करने का कोशिश करना। हम हर टॉपिक के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड रुक रहे हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट, नेक्स्ट स्मॉल साइज ऑफ फर्स्ट मेंबर, नेक्स्ट शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिट, क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? यस सर। आज आपके सामने पी ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट्स है सब कोई ना कोई कंपाउंड बनाएगा। किसी भी एलिमेंट का बना हुआ कंपाउंड मेनली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हैलोजेंस के साथ रिएक्शन, जिसमें वो ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स, इन सब का फॉर्मेशन करता है। कोई बना हुआ कंपाउंड कितना ज्यादा एसिडिक या बेसिक नेचर शो करेगा या कितना ज्यादा कोवलेंट या आयनिक नेचर शो करेगा, इसका डिसीजन लेने के लिए हम लोग एक फिर से केमिकल क्लासिफिकेशन या केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है, नाम है फैजन्स रूल, उसको एक बार देखेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो इनऑर्गेनिक में पूरा का हम बात कर रहे हैं, हम पी ब्लॉक का बात नहीं कर रहे हैं, हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक कहीं का भी बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इस 4-5 टॉपिक पे है उसका आंसर यही होता है, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक, कौन ज्यादा आयनिक है, कौन ज्यादा कोवलेंट, कौन ज्यादा पानी में सॉल्युबल होगा और इनसॉल्युबल होगा, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप फैजन्स रूल से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको बोलते हैं कि देखिए भाई कार्बन दो तरह का ऑक्साइड बनाता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड CO और एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बताओ कौन ज्यादा कोवलेंट है, या बताओ कौन ज्यादा इसमें एसिडिक है, बेसिक है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर फैजन्स रूल से निकलता है। नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड बनाता है, NO बनाता है, N2O3 बनाता है, N2O बनाता है, N2O4 बनाता है, N2O5 बनाता है, 5 ऑक्साइड्स। चलो भाई इन सबको एसिडिक के बेसिक एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या कोवलेंट नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या बेसिक नेचर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यहां पे। आयरन मान लीजिए आप डी ब्लॉक में जाते हैं, आयरन पढ़ते हैं, आयरन दो तरह का क्लोराइड्स बनाता है, FeCl2 एंड FeCl3। आयरन दो तरह का ऑक्साइड्स बनाता है, FeO एंड Fe2O3। बताओ कौन ज्यादा एसिडिक, कौन ज्यादा बेसिक, कौन कोवलेंट, कौन आयनिक। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको यहां से मिलता है। तो देखिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में थाउजेंड्स है, आप हर क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रख सकते, आपको कुछ बेसिक्स याद रखना पड़ता है। हम आपको शुरुआती क्लास में बोल चुके हैं कि इनऑर्गेनिक आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि खाली केमिकल रिएक्शंस आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता। उसमें भी रेडॉक्स जहां आएगा, बैलेंसिंग आपको हम समझा देंगे। अदरवाइज इनऑर्गेनिक का जो केमिकल रिएक्शंस है वो आपको याद करना पड़ेगा कि इसके साथ ये मिलेगा तो ये बनेगा, नहीं तो लगभग 60% इनऑर्गेनिक समझने का होता है। 5-6 टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, उस पे बेस्ट। तो भाई आइए आज हम लोग अगला डिस्कशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैजन्स रूल। फैजन्स रूल, इनका पहला लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां से अपना रूल देना स्टार्ट किया। उनका कहना था क्या ना कि नेचर में कभी भी 100% आयनिक कंपाउंड बन ही नहीं सकता। 100% आयनिक कंपाउंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है।
100% ionic compound cannot be formed, but 100% covalent compound can be formed. Covalent compounds can be formed. तो भाई 100% आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा, लेकिन याद रखिएगा कि 100% कोवलेंट कंपाउंड्स बनता है। अब यहां तो दिमाग में एक प्रॉब्लम आ गया कि 100% कोवलेंट कंपाउंड बनता है, 100% आयनिक कंपाउंड नहीं बनता, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो पहले आइए कोवलेंट कंपाउंड पे आप बात करें। देखिए परफेक्ट कोवलेंट कंपाउंड कौन होता है? तो परफेक्ट कोवलेंट कंपाउंड, परफेक्ट 100% वाला बात हो रही है। परफेक्ट कोवलेंट कंपाउंड ये सब होता है HH, Cl, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में है, इसको आप परफेक्ट कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं, जिसमें कोई डायपोल्स मौजूद नहीं होता, किसी पे प्लस किसी पे माइनस नहीं होता, इसको आप परफेक्ट कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक। लेकिन अगर आप आयनिक कंपाउंड बनाने का कोशिश करते हैं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर आप चाहते हैं कि हम आयनिक कंपाउंड बनाएं, तो उसके लिए आपको केटायन को एनायन के नजदीक लाना होगा, केटायन और एनायन को एक दूसरे के नजदीक लाना होगा। नहीं सर हम दोनों को दूर दूर रख देंगे, भाई दूर दूर रखोगे, कुछ भी दूर रखोगे, देखो क्या होता है, बहुत दूर कर दोगे तो कंपाउंड थोड़ी ना बनेगा, उसको नजदीक लाना ही पड़ेगा। अब आपको सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो सोडियम और क्लोरीन को नजदीक लाइएगा तब ना बनाइएगा सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम को रख दीजिएगा एक घर में, दूसरे क्लोरीन में रख दीजिएगा क्लोरीन को, ऐसा नहीं ना होगा। सोडियम क्लोराइड के लिए आपको सारे आयंस को नजदीक तो लाना पड़ेगा ना बनाने के लिए, तो भाई केटायन और एनायन को लाना पड़ेगा नजदीक। जब आप आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए केटायन को और एनायन को नजदीक लाते हैं, देखिए अभी दूर दूर रखे हैं, ठीक है, अभी एनायन और केटायन को दूर रखे हैं, they comes close to form ionic compound. They comes close, नजदीक आएगा, to form ionic compound. आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए उनको आप नजदीक लाएं, ठीक है। अब देखिए जरा, जब आप दोनों को नजदीक लाइएगा तो होगा क्या? जब आप दोनों को नजदीक लाइएगा तो होगा क्या? जैसे ही आपका केटायन इस एनायन के नजदीक आता है, केटायन एक खेल खेलता है, वो एनायन के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के डिस्टॉर्ट कर देता है, बिगाड़ देता है, और इस एनायन का कुछ नेगेटिव चार्ज केटायन के साथ डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ चार्ज। केटायन जब एनायन के नजदीक आके आयनिक बॉन्ड बनाना चाहता है, आयनिक कंपाउंड बनाना चाहता है, तो केटायन एनायन के शेप को डिस्टॉर्ट कर देता है, बिगाड़ देता है। उस डिस्टॉर्शन की वजह से, डिस्टॉर्शन मतलब शेप में बिगड़ना, डिस्टॉर्शन की वजह से एनायन का कुछ नेगेटिव चार्ज केटायन के पॉजिटिव चार्ज के साथ डिफ्यूज हो जाता है, मिल जाता है। जितना ज्यादा चार्ज का डिफ्यूजन होता है, जितना ज्यादा चार्ज का डिफ्यूजन होता है, उतना ज्यादा कोवलेंट नेचर बढ़ता है और उतना ही ज्यादा आयनिक नेचर घटता है, ठीक है। हायर द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज,
higher the diffusion of charge, more will be covalent nature and less will be ionic nature. More will be covalent nature and less will be ionic nature. चार्ज का जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा उतना ज्यादा कोवलेंट नेचर बढ़ेगा, उतना ही आयनिक नेचर घटेगा। अब तुम ही सोचो, कोई भी आयनिक कंपाउंड बिना केटायन और एनायन के नजदीक लाए बगैर थोड़ी ना बन जाएगा। और अगर आप नजदीक लाइएगा तो उसमें चार्जेस, जैसे आप सोचते हैं कि सोडियम पे +1 है, क्लोरीन पे -1, ऐसा नहीं होगा यार। सोडियम का कुछ ना कुछ प्लस, क्लोरीन के कुछ ना कुछ माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा ही करेगा। आप तो मान के चल रहे हैं कि +1 और -1 100% आयनिक, लेकिन होगा नहीं, थोड़ा सा भी चार्ज घटना होगा ही होगा। तो परफेक्ट 100% आयनिक कंपाउंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। कोवलेंट बन सकता है, कोवलेंट बन सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? यस सर। अब आपको दो फैक्टर देखना पड़ेगा जहां से चार्ज का डिफ्यूजन होता है। चार्ज के डिफ्यूजन को दो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। दो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। एक को हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन और एक होता है पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। एक होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन और एक होता है पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, इन दोनों पे हम लोग अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिए यहां तक, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए, कहीं डाउट होगा पूछ लीजिए। आगे हम लोगों को पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन और पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन, इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सा फैक्टर है जिससे पोलराइजिंग पावर, केटायन का पोलराइजिंग पावर एक्चुअली पहले तो ये सोचो होता क्या। देखिए, हर एक केटायन के बगल में आप एनायन रख दीजिए, तो क्या हर एक केटायन एनायन के शेप को इक्वली बिगाड़ेगा, इक्वली डिस्टॉर्ट करेगा? नहीं। हर केटायन का अपना एबिलिटी होगा किसी एनायन के शेप को डिस्टॉर्ट करने का, बिगाड़ने का। जिसका ज्यादा एबिलिटी होगा एनायन के शेप को डिस्टॉर्ट करने का, बिगाड़ने का, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा माना जाता है। और जिसका कम एबिलिटी होगा डिस्टॉर्ट करने का या बिगाड़ने का, उसका पोलराइजिंग पावर कम माना जाता है। तो पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या है? पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन is its ability to distort shape of anion। किसी भी केटायन का पोलराइजिंग पावर उसका एक एबिलिटी होता है जिससे वो एनायन के शेप में डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, उसको बिगाड़ता है। किस पे डिपेंड करता है? increases with increase in charge of cation। अगर केटायन के चार्ज को आप बढ़ाएंगे तो उसका ये एबिलिटी बढ़ेगा। और दूसरा, increases with decrease in size of cation। मतलब हम ये आपको कह रहे हैं, हम ये आपको कह रहे हैं, देखिए ये जो आपका पोलराइजिंग पावर है दैट विल बी प्रोपोर्शनल विद चार्ज, प्रोपोर्शनल विद 1/साइज।
मतलब केटायन का चार्ज अगर बढ़ेगा, केटायन का चार्ज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, और अगर उसका साइज घटेगा, छोटा 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 साइज घटेगा तो भी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा। और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो चार्ज का डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और चार्ज का डिफ्यूजन ज्यादा होगा तो कोवलेंट नेचर बढ़ेगा। क्या तुमको सब कुछ रिलेट हो रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। दूसरे पर ध्यान दो, पोलराइजेबिलिटी क्या होता है एनायन का। हर एनायन का किसी केटायन के बगल में अगर खड़ा कर दोगे तो सब कोई अपने अपने तरीके से अपना शेप बिगाड़ेगा। केटायन एक है, अलग अलग एनायन है, कोई छोटा एनायन, कोई बड़ा एनायन, कोई ज्यादा चार्ज वाला एनायन, कोई कम चार्ज वाला एनायन, तो सब इस केटायन के लिए अलग अलग तरीके से अपना शेप बिगाड़ता है। तो ऐसा मान लीजिए, एबिलिटी ऑफ एनायन टू distort itself in presence of cation, केटायन के प्रेजेंस में अपने शेप को बिगाड़ने का जो एबिलिटी है, केटायन के प्रेजेंस में अपने शेप को बिगाड़ने का जो एबिलिटी है उसको पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। ये किस पे डिपेंड करा? तो याद रखना, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन चार्ज, चार्ज बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, एंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। यहां देखो, चार्ज बढ़ेगा तो बढ़ेगा, साइज घटेगा तो बढ़ेगा, और यहां चार्ज बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। मतलब आप ऐसे समझो, पोलराइजिंग एबिलिटी is proportional with charge is proportional with size, चार्ज के साथ प्रोपोर्शनल, साइज के साथ प्रोपोर्शनल, चार्ज के साथ प्रोपोर्शनल, साइज के साथ प्रोपोर्शनल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस। बड़ा एनायन होगा, बड़ा एनायन होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा कि कम? ज्यादा। पोलराइजेबिलिटी अगर ज्यादा है तो चार्ज का डिफ्यूजन ज्यादा, ज्यादा, और चार्ज का डिफ्यूजन ज्यादा है तो कोवलेंट नेचर ज्यादा, ज्यादा। ठीक है, सुनिए फिर से सब कुछ रिलेट करते हैं। ये दो हो गया। देखिए जैसे अभी आप कुछ आपको एग्जांपल देंगे, यहां आपका लगभग कंफ्यूजन वाला पार्ट चल रहा है, जरा ध्यान से देखना। पोलराइजिंग पावर को पीपी लिख रहे हैं और पोलराइजेबिलिटी को पीए लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए, पीपी हायर और पीए हायर, पीपी हायर है या पीए हायर है, मोर चार्ज डिफ्यूजन, मोर कोवलेंट नेचर, मोर एसिडिक नेचर, लेस सॉलिडिटी इन वाटर। अगर पोलराइजिंग पावर हायर है या पोलराइजिंग एबिलिटी हायर है या दोनों हायर है, तो याद रखना चार्ज का डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और अगर चार्ज ज्यादा मिल जाएगा तो कोवलेंट नेचर बढ़ जाएगा, कोवलेंट नेचर बढ़ जाएगा तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, और जो ज्यादा कोवलेंट होता है वो पानी में उतना ही कम सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होता है।
क्या इन सबको रिलेट कर पा रहे हो? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। यस सर। यस। चलिए इसका दूसरा पहलू भी देख लीजिए। पीपी स्मॉलर या लेस, या फिर पीए स्मॉलर और लेस। इसका मतलब लेस चार्ज डिफ्यूजन, लेस चार्ज डिफ्यूजन, लेस कोवलेंट नेचर, लेस कोवलेंट नेचर, आप ये भी बोल सकते हो मोर आयनिक नेचर। अब मोर आयनिक नेचर है तो मोर बेसिक नेचर है, मोर बेसिक नेचर है तो मोर सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन वाटर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं केटायन के लिए। मेरे पास है Li प्लस, मेरे पास है Na प्लस, मेरे पास है K प्लस, मेरे पास है Cs प्लस। बताओ लेफ्ट से राइट की तरफ, बताओ लेफ्ट से राइट की तरफ पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? डिक्रीज सर। डिक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस, कारण साइज इंक्रीजेस, करेक्ट ना? यस सर। अब देखो पोलराइजिंग पावर अगर घटा, पोलराइजिंग पावर अगर घटा, पोलराइजिंग पावर अगर घटा, आ जाओ यहां, पोलराइजिंग पावर घटा तो चार्ज का डिफ्यूजन कम होगा, कोवलेंट नेचर कम होगा, आयनिक नेचर ज्यादा होगा, बेसिक नेचर ज्यादा होगा, सॉलिडिटी इन वाटर ज्यादा होगा। अब देखिए तुमसे क्वेश्चन कैसे, तुमसे क्वेश्चन होगा, देखो ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन आ रहा है, एस ब्लॉक का, ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तुमसे क्वेश्चन होगा, देखो LiCl, KCl, CSCl, चलो ये NaCl छूट गया, NaCl, इन सबको आयनिक नेचर के बेसिस पे अरेंज करो या कोवलेंट बेसिस पे अरेंज करो या फिर है ना बेसिक नेचर के बेसिस पे अरेंज करो। अरे यार सब में Cl हटा दो, केटायन लिख दो, फाइनल सूत्र लगा दो, आंसर। समझा क्या? यस सर। क्या बोले? फिर से रिपीट। हम बोले देखो LiCl, KCl, CSCl, NaCl, तुमसे बोल देगा कि भाई इन सबको है ना अरेंज कर लीजिए, इन सबको आप अरेंज कर लीजिए उसके कोवलेंट नेचर के बेसिस पे या उसके आयनिक नेचर के बेसिस पे अरेंज कर दीजिए। तो आप सब में क्लोरीन को हटा दीजिए क्योंकि क्लोरीन तो एक ही चीज। तो LiCl से Li प्लस, KCl से K प्लस, CSCl से CS प्लस, NaCl से Na प्लस आएगा। आप देख ही चुके कि कैसे पोलराइजिंग पावर घट रहा है, तो जिसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम है उस केस में कोवलेंट नेचर सबसे कम है, आयनिक नेचर ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा आयनिक ये वाला है, बोलो सही है? यस सर। और सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन वाला है? LiCl सबसे ज्यादा कोवलेंट और CSCl सबसे ज्यादा आयनिक। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर, चलिए यहां आते हैं, यहां देखिए इस बार आपके सामने एग्जांपल ऐसा है कि देखो भाई LiCl है, LiBr है और LiI है, या अच्छा होगा लिथियम हटा दो, सोडियम लिख लो। NaCl है, NaBr है, NaI है। इन सब में सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन? NaBr। इन सब में सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन? NaCl।
NaCl जस्ट एक मिनट, बहुत कोई है ना इनरोल हो रहा है अभी, थोड़ा सा हमको है ना यहाँ से हट के उन लोग को लेना पड़ेगा क्लास में, जस्ट 10 मिनट। ये है तुम्हारे पास, यहां तक कहीं समझने में दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए नोट कर लीजिए इसको यहां तक। अब आपको और भी क्वेश्चंस पे कुछ काम करना है, नोट कीजिए इसको। देखिए आप लोगों के पास कुछ सेट ऑफ कंपाउंड्स है जिसको उसके इंडिकेटेड प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज करना है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आपका निकलना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास फेरस है और फेरिक दो आयन है। तुम बताओ इन दोनों में से जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो केटायन के बेसिस पे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा या घटेगा? पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा तो कोवलेंट नेचर इंक्रीजेस। इसका मतलब FeCl2 से FeCl3 ज्यादा कोवलेंट है, FeCl2 से FeCl3 ज्यादा कोवलेंट है, ये कोवलेंट है, कोवलेंट। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ नाइट्रोजन का जितना भी कंपाउंड है सब में एनायन फिक्स है, तो एनायन से आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको केटायन से आंसर मिलेगा। जब आप N2O बोलते हैं तो नाइट्रोजन पे +1 है, N2O3 बोलते हैं तो नाइट्रोजन पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। मतलब पहला नाइट्रोजन +1 है, दूसरा नाइट्रोजन +3 है, अगला नाइट्रोजन +4 है और उसका अगला नाइट्रोजन +5 है। अब तुम देखो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस तो कोवलेंट नेचर भी इंक्रीजेस, सही है। और कोवलेंट नेचर अगर इंक्रीज करा, कोवलेंट नेचर इंक्रीज करा तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि N2O से ज्यादा एसिडिक N2O3 है, N2O3 से ज्यादा एसिडिक N2O4 है और N2O4 से ज्यादा एसिडिक N2O5 है। ओके, क्या बोलते हो? बाकी सब खुद से बना लोगे? यस सर। ठीक, चलिए। अच्छा, अब एक एनायन पे यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक को अब चेंज करते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि NaCl है, फिर दूसरा Na2SO4 है। तुम बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा कोवलेंट या कौन ज्यादा एसिडिक या कौन ज्यादा बेसिक, जो बोलना है बोलो। NaCl और Na2SO4 दोनों में कौन ज्यादा कोवलेंट है? सर Na2SO4 ज्यादा कोवलेंट। वेरी गुड। इस बार आप केटायन से कुछ नहीं कर सकते, क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन देखिए। सल्फेट आयन का पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो कोवलेंट नेचर ज्यादा है, कोवलेंट नेचर इंक्रीजेस। सो NaCl से ज्यादा कोवलेंट Na2SO4 है। समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर Fagans रूल। Fagans रूल्स को P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक मत मानिए, ये मानिए कि पूरे इनऑर्गेनिक में कहीं कुछ भी आएगा बनेगा। अगर उसका टॉपिक आप कोवलेंट, आयनिक, एसिडिक, बेसिक, सॉल्युबिलिटी इन सबको देखते हैं तो आप एक नजर Fagans रूल पे जरूर रखिएगा, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट करो। हम लोग आगे P ब्लॉक का है ना ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 13 से स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना।